नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में जिस सब्जेक्ट पे हम बात करने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है 498A। ये जो सेक्शन है ये उस क्रूरता के बारे में है जिसका जिक्र किया गया है इंडियन पीनल कोड के अंदर 498A में और सेक्शन 85-86 भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर। आज इस वीडियो के अंत तक हम जो है ये समझ लेंगे कि 498A का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्या इसका इस्तेमाल सही है, क्या इसके इस्तेमाल का जो है महिलाओं के द्वारा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है एक हथियार की तरह। आज हम ये सब इस वीडियो में जानेंगे किस तरीके से इसको हमें आगे लेकर चलना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात कहूंगा कि इस वीडियो में अपनी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन मैक्सिमम मैं दे रहा हूं वो देने की कोशिश करूंगा। मैक्सिमम जजमेंट्स 498A जिन जजमेंट्स ने 498A का पूरा आधार चेंज कर दिया उसे मैं शेयर करूंगा, लेकिन सभी से निवेदन है कि आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे बढ़ते हुए आपको इंफॉर्मेशन का कोई भी नई इंफॉर्मेशन आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आज हम समझते हैं कि 498A क्या है। तो 498A 498A जिसे कि क्रूरता कहा जाता है या दहेज की मांग से संबंधित धारा कहा जाता है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा सेक्शन है जिसका पिछले काफी समय से अगर आमतौर पर देखा जाए तो इसका मिसयूज हो रहा है। मिसयूज पत्नियों द्वारा किया जाता है, लेकिन मिसयूज इस कदर बढ़ गया कि उसके कारण से क्या हुआ, वो महिलाएं जो एक्चुअली में परेशान है, जो एक्चुअली में त्रस्त हैं, उन लोगों की भी नहीं सुनी जाती। अब हुआ क्या, 498A के संबंध में जो इसका मिसयूज हो रहा है उसके संबंध में या इसको किस तरीके से किन परिस्थितियों में इस्तेमाल करना चाहिए उसकी काफी सारी गाइडलाइंस माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और माननीय उच्च न्यायालयों ने अलग अलग गाइडलाइंस निकाल दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कुछ टर्निंग जजमेंट्स ऐसी हैं जिन्होंने 498A का मिसयूज पर रोक लगा दी। लेकिन फिर भी जो है अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पुलिस जो है अपने तरीके से 498A के मुकदमों को हैंडल करती है। 498A या 85 और 86 भारतीय न्याय संहिता का क्या है। 498A की डेफिनेशन जो कहती है वो कुछ इस तरह से है: हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएलिटी, whosoever being the husband or the relative of husband of a woman subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। और इसी सेक्शन के अंदर 498A के अंदर ही क्रूरता को भी डिफाइन किया गया है, जिसका एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है: any willful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health, whether mental or physical, of the woman, or harassment of woman where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security, or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand। 85 और 86 बिल्कुल हूबहू वर्बेटिम बिल्कुल सेम है। जहां 498A के अंदर डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन साथ में है, वहीं 85 और 86 के अंदर डेफिनेशन अलग है और क्रूएलिटी का एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन अलग है। इसमें क्या कहा गया है कि क्रूएलिटी जो है किसी भी प्रकार की मानसिक शारीरिक क्रूरता अगर आप पत्नी के साथ कर रहे हैं तो आपका 498A अट्रैक्ट हो जाएगा। 498A में क्रूरता जो है, क्रूरता क्या है? क्रूरता यह है कि ऐसा कोई भी आपका या आपके रिश्तेदारों का कार्य जिसकी वजह से महिला सुसाइड करने में मजबूर हो जाए या
उसके साथ किसी भी प्रकार का मेंटल फिजिकल हरासमेंट आप लोग कर रहे हैं तो 498A अट्रैक्ट हो जाएगी। और किस लिए कर रहे हैं? कोई भी अनलॉफुल डिमांड के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि जी मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए वगैरह वगैरह, सैलरी चाहिए तुम्हारी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारे सब्जेक्ट्स को घुमा फिराकर क्रुएलिटी के अंदर दिखाया गया है, डाल दिया जाता है। ये तो हो गई बात कि हमारी डेफिनेशन क्या है। 498A इंडियन पीनल कोड 1860 के अंदर होता था। अब इसे पहली जुलाई 2024 के बाद अब जो है, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता फोर्स में आ गई है, भारतीय न्याय संहिता 2023, तो सेक्शन 85 के अंदर तो जो है 498A जो क्रुएलिटी है वो लिखी हुई है। और क्रुएलिटी की डेफिनेशन को पहले एक्सप्लेनेशन में था 498A के, अब जो है एक्सप्लेनेशन को अलग एक सेक्शन बना दिया गया है, सेक्शन 86 भारतीय न्याय संहिता 2023। हमें यह समझना है कि इनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए या इनका किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। जब हम बात करते हैं इस्तेमाल की, देखिए कोई भी वो महिला जो अपना घर परिवार छोड़कर आई है आपके लिए, जाहिर सी बात है उसकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। अपेक्षाएं सही भी हो सकती हैं, अपेक्षाएं गलत भी हो सकती हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर एक महिला जो अपना घर छोड़कर आई है उसकी वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो वो और आप उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अनावश्यक गैर कानूनी दबाव बना रहे हैं किसी भी मटीरियलिस्टिक चीज के लिए, तो वो उसका 498A में विवरण देकर पुलिस में जाकर कंप्लेंट फाइल कर सकती है। इसके लिए स्पेशली महिला थाने बनाए हुए हैं। 498A का जब मिसयूज हुआ है तो उसमें क्या किया गया है, सारे के सारे परिवार को रोप इन कर लिया गया है। और तो और वो बहन, वो जीजा जिनकी कई साल पहले शादी हो चुकी है, उन लोगों का नाम भी 498A में लिखवा दिया जाता था और लिखवा दिया जाता है अभी भी। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काफी सारे जजमेंट्स कुछ ऐसे दिए जो कि मैं आपके साथ शेयर करूं, जिनसे इस चीज पर रोक लगी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, पुलिस वाले अपना खुद का जो है दंड प्रक्रिया संहिता, अपना खुद का न्याय संहिता खुद लिखते हुए चलते हैं, खुद वो अपनी मर्जी से मानते हैं। बट उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि कंपलसरी हैं फॉलो करना। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, वो मैं आगे वीडियो में शेयर करूंगा। सो हमारा ये हो गया कि 498A क्या है, किस तरीके से उसको हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा डिफरेंस कहां आ रहा है, एक चीज आ रहा है कि सबसे बड़ा इशू क्या है। इशू है 498A का मिसयूज का। तो अब क्या हो गया है, अब 498A का या 85 का मिसयूज हो रहा है बहुत ज्यादा। और ये मिसयूज जो हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है? पेशेंस लेवल्स हैज गॉन जीरो। पेशेंस लेवल ना तो अब हस्बैंड के अंदर है ना वाइफ के अंदर है। रिलेशनशिप्स कुछ इस तरह से हो गए हैं कि बर्दाश्त नहीं करते लोग एक दूसरे की। बर्दाश्त ना करने की वजह से हो क्या रहा है, छोटी सी बात पर बतंगड़ बन जाता है और विभिन्न प्रकार के आरोप लगा दिए जाते हैं। अब एक नई चीज कुछ वर्षों से और आई है कि 498A जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी विभिन्न जजमेंट्स के द्वारा 498A को थोड़ा कमजोर कर दिया है, 85-86 को थोड़ा कमजोर कर दिया है, तो हुआ क्या है, अब एक पैकेज चलने लगा है जिसमें जो है सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड साथ में लगा देते हैं या 354 लगा देते हैं फादर इन लॉ के ऊपर कि जी मेरे साथ छेड़छाड़ की, मेरे साथ अननेचुरल रिलेशनशिप बनाई, ये सारी व्यर्थ की चीजें लगा देते हैं। बट क्या अगर मैंने कोई भी केस फाइल कर दिया तो क्या वो जो केस है कोर्ट में स्टैंड भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? देखिए जो सच्चाई है वो ये है कि 498A का जो मिसयूज हो रहा है उसमें ज्यादातर केसेस इसलिए फाइल किए जाते हैं जिससे कि हस्बैंड और उसके परिवार के ऊपर प्रेशर डाला जा सके। प्रेशर किस चीज का? कि भाई मुझे 50 लाख रुपया दे दो, 1 करोड़ रुपया दे दो, वगैरह वगैरह। इस तरह का इंटेंशन ज्यादातर महिलाओं का रहता है। मैं फिर कह रहा हूं, ज्यादातर का रहता है, सबका नहीं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके साथ वास्तविकता में पति द्वारा या उसके परिवार द्वारा बहुत ज्यादा ज्यादती की जाती है। बहरहाल
तो आपका जो केस है, आप उस केस को जब फाइल कर रहे हैं, ये आप हवा में फाइल कर रही हैं या उसमें कोई भी दम है? दम मतलब कोई भी बात आप जो कह रहे हैं उसका एविडेंस हमारे पास होना चाहिए। ज्यादातर केसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि एनसीआरबी भी कह रहा है, उसमें यह कहता है कि 70 से 75% केसेस जो है 498A के एविडेंस की वजह से खारिज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सच्चाई है, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल नहीं होता उन आरोपों का जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। मेरे साथ अननेचुरल रिलेशनशिप बनाए, मेरे फादर इन लॉ ने मुझे जो है छेड़छाड़ की, मेरे से 50 लाख रुपए मांगे, मेरे से फॉर्च्यूनर मांगी, मैंने 5 लाख रुपए कैश दे दिया, मैंने 10 लाख रुपए फलानी तारीख को कैश दे दिया। इस तरह की बातें की जाती हैं कि मेरे पिता ने शादी पर इतने पैसे खर्च कर दिए। लेकिन हुआ क्या, पिछले 10-15 वर्षों में जब कोर्ट्स ने यह देखा कि अनावश्यक झूठे फूटे मुकदमे किए जा रहे हैं, तो कोर्ट्स ने भी इस तरह के एक्शन लेने शुरू कर दिए। जैसे आपके साथ शेयर करूंगा, आई रिमेंबर 2012 या 13 की बात है, पहली बार दिल्ली में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने, जिनके सामने मैटर लगा हुआ था, उन्होंने जैसे ही इसमें लड़की ने कहा कि 50 लाख रुपया मेरे फादर ने खर्च किया है, कोर्ट ने रिपोर्ट मंगा ली उनसे, कोर्ट ने उनसे डॉक्यूमेंट्स मंगा लिए कि आप सबसे पहले ये दिखाइए कि 50 लाख रुपए आपके पास आए कहां से, 50 लाख रुपए आपने खर्च कैसे किए, क्या उनका हिसाब किताब, एंड सोर्स ऑफ फंड्स दिखाइए। और कोर्ट ने उसमें यह भी कह दिया कि अगर झूठा हुआ मुकदमा तो इनकम टैक्स को इन्फॉर्म कर दूंगा। बहरहाल, इस तरह के जब झूठे आरोप लगाए जाते हैं, आप झूठे आरोप लगाने का केवल तब सोचें अगर आप उसको सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। सिमिलरली एक केस शेयर करूंगा जिसमें क्या हुआ, लड़की ने वास्तविकता में अपने अकाउंट से 18 लाख रुपया लड़के के अकाउंट में, इनफैक्ट लड़के की बहन के अकाउंट में ट्रांसफर किए हुए हैं ओवर फ्यू वीक्स ड्यूरिंग द मैरिज, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। उसका जब एफआईआर में विवरण किया गया तो उसमें स्पष्टतः यह लिखा गया कि ये देखो ये रे ट्रांजैक्शन, और ये एक ऐसा मैटर है कि इसमें अगर सेटलमेंट नहीं होती तो लड़का बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि 18 लाख रुपए बिल्कुल नंबर 1 में बैंक ट्रांसफर है लड़के की बहन के अकाउंट में। अगेन बट सर्कमस्टेंशियल है, वेयर दोनों केसेस में, एक केस में 50 लाख रुपए का झूठा इल्जाम लगाया गया कि मैंने दिए हैं, मैंने खर्च किए, और एक में कहा गया कि जो है 18 लाख रुपए खर्च हुए हैं, 18 लाख रुपए दिए गए। दोनों के सिचुएशंस अलग अलग है क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है। इस तरीके से अगर आप, यहां पे हम बात करेंगे कि अगर आप केस फाइल करने वाले हैं या अगर आप केस को कंटेस्ट करने वाले हैं तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये, अगर आप केस फाइल करने वाले हैं तो आपको यह ध्यान रखना है, कोई भी आप आरोप लगा रहे हैं, कोई भी आप सच्चाई वर्णित कर रहे हैं, आपको उसे सपोर्ट करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। ये अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, आपका केस ओवर पीरियड ऑफ नेक्स्ट फ्यू इयर्स, जैसे ही चार्जशीट फाइल हो जाएगी आपका केस खत्म हो जाएगा, जीरो होता चला जाएगा, और कुछ नहीं होगा, आपको मिसगाइड करके आपसे दुनिया भर के पैसे ले लिए जाएंगे। कोई भी, वो मेरे अधिवक्ता भाई जो आपको लड़कियों की तरफ से, वाइफ की तरफ से कह रहा हूं, जो ये कहते हो आज की डेट में मैं जेल भिजवा दूंगा, मैं 6 महीने जेल करवा दूंगा और फलाना करवा दूंगा, डंडे लगवा दूंगा, ये जो हस्बैंड और उसके परिवार पे ये जो टिप्पणियां होती हैं, ये समझिए बिल्कुल झूठी हैं। अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लॉ ये कह रही है, और अगर ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल स्पष्टता ये समझ लीजिए, जिस भी थाने ने ये किया है उस थाने के अध्यक्ष ने, थाना अध्यक्ष ने पैसे ले लिए या उस आईओ ने पैसे ले लिए, केवल उस पैसे के बल पर जो है ये किया जा रहा है कि आपका शोषण किया जा रहा है। अब वहीं पे अगर आप कंटेस्ट कर रहे हैं, वो कि एक झूठा केस डला है, अगर आप उस चीज को कंटेस्ट कर रहे हैं तो आप कैसे कंटेस्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी 498A के केस में होती है, वो पहले होती है आपकी एफआईआर, दूसरा आपकी चार्जशीट। एफआईआर और चार्जशीट में आपने ये देखना है कि किस किस को विटनेस करवाया गया है। जो सबसे पहले ये कि एफआईआर में जो इंसिडेंट्स लिखे गए हैं क्या उनकी डेट है कि नहीं है,
हवा में लिखी हैं डेट्स या वास्तविकता में डेट्स एग्जिस्ट करती हैं। अगर वास्तविकता में कोई डेट है तो उस दिन का क्या कोई आपके पास एलिबाई अवेलेबल है? अगर एलिबाई अवेलेबल नहीं है तो उस दिन एक्चुअली में क्या हुआ था वो चीजें आपके पास रेडी होनी चाहिए। कोई भी चीज जो उन्होंने कहा है, अगर कोई भी साक्ष्य उसमें आए हैं, विटनेसेस आपके अगेंस्ट आए हैं, तो विटनेसेस वो इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं, इंटरेस्टेड विटनेसेस हैं, वो क्या है, ये सारी चीज आप प्रॉपर रिसर्च कीजिए और अकॉर्डिंगली अपना लीगल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इतना स्ट्रांगली करवाइए कोर्ट के अंदर, जिससे कि कोर्ट को पता चले कि हाँ किस किस तरह से झूठा मुकदमा प्रेषित किया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि जो है दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं, झूठा भी है केस और झूठे केस भी फाइल हो रहे हैं और वास्तविकता में भी लड़कियां पीड़ित हो रही। वो सारी जजमेंट्स जिन्होंने 498A का रुख ही चेंज कर दिया, दुनिया भर के जो रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई हैं, उन गाइडलाइंस से संबंधित लैंडमार्क जजमेंट्स जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ, जजमेंट्स, वो जजमेंट्स जिन जजमेंट से आप एज अ पर्सन हु इज कंटेस्टिंग आप जो है बचते हैं, ये सारी जजमेंट्स मैं आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगा। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो इसका इस्तेमाल कर सकें जरूरत पड़ने पर।